हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक नॉवल जिसका नाम है द आइज़ वर वॉचिंग गॉड। तो इसकी कहानी शुरू होती है जेनी क्रॉफोर्ड से, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला है, लगभग 40 की उम्र की। और उनकी ज़िंदगी शुरू हो रही है उनकी सेक्सुअल अवेकनिंग से, यानी कि उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं और वो खुद को कंपेयर कर रही हैं टू अ ब्लॉसमिंग पियर ट्री। एक नया नया पियर का ट्री खुला है, नाशपाती का पेड़ खिला है, जिसे बीज यानी कि मधुमक्खियाँ चूम रही हैं स्प्रिंग के महीने में, वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु में मधुमक्खियाँ किस कर रही हैं पियर ट्री को, एक खिलते हुए पियर ट्री को। ये सीन देखकर जेनी क्रॉफोर्ड के अंदर सेक्सुअल अवेकनिंग होती है। अराउंड दिस टाइम, इसी बीच जेनी एक लोकल लड़के को, जिसका नाम होता है जॉनी टेलर, को खुद को किस करने देती है। इस सीन को जेनी की ग्रैंडमदर नैनी देख लेती है, विटनेस कर लेती है। जब नैनी एक यंग स्लेव वुमन थी, यानी एक जवान गुलाम महिला थी, तो उनका रेप किया था उनके वाइट ओनर ने, यानी कि एक श्वेत अंग्रेज़ ने, जो उनके मालिक थे, उन्होंने उनका बलात्कार किया था। देन गेव बर्थ टू अ मिक्स्ड रेस डॉटर। फिर उनकी एक मिक्स्ड रेस डॉटर पैदा हुई। मिक्स रेस यानी वाइट और ब्लैक मिक्स, जिसका नाम दिया गया लीफी। यद्यपि नैनी अपनी बेटी के लिए एक बेटर ज़िंदगी चाहती थी, तो वो बच के भागी, एस्केप कर गई अपनी जेलस यानी कि उससे जलन रखने वाली मिस्ट्रेस यानी मालकिन से। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद में वो भाग गई अपनी मालकिन के यहाँ से। लीफी का बाद में रेप किया उनके स्कूल टीचर ने और वो प्रेग्नेंट हो गई और उनको जेनी पैदा हुई। जेनी के जन्म के कुछ समय बाद ही लीफी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। वो रातों को बाहर रहने लगी और इवेंचुअली धीरे धीरे वो भाग गई वहाँ से एक दिन और जेनी को नैनी के पास ही छोड़ गई। अब नैनी ने अपनी आशाएं जो थी उनको ट्रांसफ़र किया लीफी से जेनी की तरफ। अब वो चाहती थी कि जो वो लीफी को स्टेबिलिटी नहीं दे पाई ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटी, मौके नहीं दे पाई, वो जेनी को मिलें। तो उन्होंने अरेंज करी जेनी की शादी लोगन किलिक्स के साथ। ये एक अधिक उम्र का फार्मर था जो कि बीवी ढूंढ रहा था। हालांकि किलिक जेनी से प्यार नहीं करता था। किलिक्स डजन लव जेनी और उसे सिर्फ एक डोमेस्टिक हेल्पर चाहिए थी, एक काम करने वाली चाहिए थी, उसे कोई लवर या पार्टनर नहीं चाहिए थी। और उसे ये लगता था कि ये लड़की ज़्यादा काम नहीं करती है फार्म पर और ये अनग्रेटफुल है, मतलब एहसान फरामोश है। जब जेनी बात करती इस बारे में नैनी से कि उसके मन में प्यार के लिए डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, तो नैनी भी उस पर इल्ज़ाम लगाती कि तुम स्पॉइल हो गई हो, बिगड़ गई हो। और कुछ समय बाद नैनी की डेथ हो जाती है। अब जेनी अनहैप्पी है, दुखी है, डिसइल्यूजन्ड है, मतलब अब वो उसके मन में इल्यूजन नहीं है, और लोनली यानी उसमें अकेलापन है। वो अपने पति किलिक्स को छोड़ देती है और भाग जाती है जोडी के स्टार्क्स के साथ। जॉडी स्टार्क्स, जिसे जो भी कहा जाता है, ये आदमी उसे लेकर जाता है ब्लैक कम्युनिटी में, अश्वेत लोगों के बीच में, ईटनविले फ्लोरिडा में। यहाँ पे स्टार्क कुछ और ज़मीन खरीदता है और एक जनरल स्टोर शुरू करता है। बाद में वो टाउन का मेयर भी बन जाता है। हालांकि जेनी को जल्दी ही एहसास होता है कि स्टार्क उसे सिर्फ एक ट्रॉफ़ी वाइफ के रूप में यूज़ में लेता है, यानी कि उसे एक ट्रॉफ़ी की तरह दिखाने की तरह यूज़ में लेता है, ताकि उसकी पोजीशन पावरफुल बनी रहे टाउन में और वो स्टोर अच्छे से रन कर पाए। और वो उसे फॉरबिड करता है, यानी मना करता है टाउन की सोशल लाइफ में पार्ट लेने से।
इनकी 20 साल की शादी में वो उसे सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, उसे क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी आलोचना करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे शारीरिक रूप से भी अब्यूज़ करता है, उसका शोषण करता है। फाइनली स्टार्क की किडनी फेल हो जाती है। जैनी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पति स्टार्क को कभी जानती ही नहीं थी, क्योंकि उसने कभी मुझे आज़ादी नहीं दी। स्टार्क के मरने के बाद जैनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो आत्मनिर्भर थी। स्टेट ESTATE यानी ज़मीन जायदाद सारी उसके पास थी। हालांकि उसके पास में बहुत सारे सूटर थे, SUITOR, सूटर यानी कि उसे प्रपोज करने वाले बहुत लोग थे। इनमें से बहुत सारे मतलबी लोग भी थे और बहुत सारे पैसे वाले लोग भी थे, पर इसने सबको टर्न डाउन कर दिया, सबको मना कर दिया। बाद में जाके इसे एक लड़का मिला जो कि गैम्बलर था, जुआरी था, जिसका नाम था वर्जिबल वुड्स, और इसे टी केक के नाम से जाना जाता था। ये फेमस था टी केक के नाम से। लड़के ने इसके लिए गिटार बजाया और उसे बहुत ही काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। जैनी शुरू में हेजिटेंट थी, यानी कि रुक रही थी, क्योंकि वो उम्र में अधिक थी और अमीर थी और उसे ये डर था कि कहीं ये भी उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहे। पर बाद में उसे भी उससे प्यार हो जाता है और वो फैसला करती है कि वो उसके साथ भाग जाएगी जैक्सन विले नाम की जगह पर और शादी कर लेगी। वो लोग बैले ग्लेड नाम के स्थान पे जाते हैं, जो कि एवरग्लेड्स रीजन का नॉर्थ पार्ट होता है, और उस जगह को द मक के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे वो प्लांटिंग का काम करते हैं और हार्वेस्टिंग बीन्स उगाते हैं, उनकी कटाई करते हैं। इनकी रिलेशनशिप वॉलेटाइल होती है, कभी कभी वॉयलेंट भी होती है, हिंसक भी होती है। पर जैनी फाइनली ऐसी शादी में है जिसमें वो प्यार करती है और वो यही प्यार चाहती थी। उसकी जो पियर ट्री के ब्लॉसम होने की इमेज थी वो ज़िंदा हो जाती है, रिवाइव हो जाती है। अचानक उस एरिया में 1928 में जो ओकिशोबी हरिकेन आया था, जो एक बहुत बड़ा चक्रवात था, भंवर था, वो आया था और टी केक को एक पागल कुत्ता, एक रैबिड डॉग काट लेता है जब वो जैनी को बचाने की कोशिश कर रहा था डूबने से। पागल कुत्ते के काटने के बाद वो धीरे धीरे जेलस होने लगता है और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, मतलब कभी भी अचानक से कैसा भी बिहेव करने लग जाता है। और एक दिन जब वो जैनी को शूट करने वाला था अपनी पिस्टल से, तो ये उसे शूट कर देती है एक राइफ़ल से अपने डिफेंस में, और इस पर आरोप लग जाता है मर्डर का। जब ट्रायल होता है तो टी केक के जो ब्लैक मेल फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं उसका विरोध करने के लिए, बट जो लोकल वाइट विमेन होती हैं वो जैनी को सपोर्ट करती हैं। बाद में एक श्वेत ज्यूरी जैनी को दोष मुक्त साबित कर देती है। वो टी केक का एक बहुत ही शानदार फ्यूनरल करती है और टी केक के फ्रेंड उसे माफ़ कर देते हैं और उसे एवरग्लेड में रहने देते हैं। पर वो डिसाइड करती हैं कि वो ईटन विलेज जाएगी, वो वहाँ के रेजिडेंट गॉसिप करेंगे कि वो लौट आई है टाउन, और ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जैनी अब अपनी ज़िंदगी फीबी के साथ बिता रही है। इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्दी फिर मिलेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन से टॉपिक्स के वीडियो आप चाहते हैं।